प्लस। तो अब ध्यान दें, कार्बन जिससे प्लस चार्ज जुड़ा उससे 3 CH3 जुड़े हैं, और CH3 मतलब एल्किल ग्रुप मतलब प्लस आई। यहाँ पर 2 CH3 जुड़े हैं, 1 CH3 जुड़ा है, कुछ भी नहीं जुड़ा, केवल H जुड़ा है कार्बन से। तो CH3 मतलब प्लस आई पावर डेवलप करते हैं। तो प्लस आई पावर घट रही है बढ़ रही है? प्लस आई पावर डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, i.e. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मेथिल कार्बोकैटायन। यहां पर बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कि NO2 कैसा है? माइनस आई, तो माइनस आई पावर डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। क्यों माइनस आई पावर घट रही है? दूरी बढ़ रही है। ध्यान दो, NO2 CH2 के नजदीक है, दूर है, बहुत दूर है। तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे आई पावर क्या होगी? घटेगी। तो आई पावर घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है भैया, आगे चला जाए भैया। यहाँ पर CH3 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 माइनस, माइनस आई पावर प्लस आई पावर डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, i.e. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन क्या हो जाएगा? मेथिल आयन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मेथिल आयन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
ठीक भैया, चलो बेटा रिमूव कर रहे हैं, ये ऊपर कर दें, रिमूव कर दें, यस सर, ऊपर कर दें, यस सर, अरे कुछ तो क्लियर रहो, हाँ तो ऐसे बोलो रिमूव कर दो। यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर माइनस आई पावर डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। अब इधर ध्यान देना बेटा, माइनस माइनस को बढ़ाता है ना, तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे कम पावरफुल है सबसे कम स्टेबल होगा। चार्ट लिखाए थे पिछले लेक्चर पे, ठीक है। ऑर्डर में लिखा गया है, हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी ए डी बी, ये माइनस आई पावर है, सभी माइनस आई हैं, तो आप चार्ट देख लीजिएगा कैसे पावर लिखाया गया था। चलो भैया रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करें। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड एप्लीकेशन है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। On applying law of mass action, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। Ka जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब ध्यान देना बेटा, H प्लस अगर ज्यादा होगा तो एसिडिकेशन ज्यादा होगी, भाई ज्यादा H प्लस दिया किसी ने तो कहोगे ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो अब H प्लस ज्यादा होगा तो Ka भी तो ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। यहां पर ध्यान दो,
मान लो दो एसिड ले लिया जाए, ए और बी। ए के लिए के ए 10⁻³ है, 10⁻⁻4 है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? -3 या -4? -3। एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे पी के ए, -log के ए, तो -log के ए 10⁻³ -3 log 10, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3। पी के ए कितना हो जाएगा? पी के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसका पी के कितना हो जाएगा? 4। कौन स्ट्रांग है? 3 स्ट्रांग है या 4? 3 वाला स्ट्रांग है ना। तो इसका मतलब पी के क्या होना चाहिए? पी के क्या होना चाहिए? कम। अगर पी के ज्यादा है तो पी के भी क्या होना चाहिए? अधिक। क्यों? क्योंकि पी के ए प्लस पी के बी बराबर होता है 14। ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दो। अगर पी के ए घटेगा तो पी के बी क्या होगा? बढ़ेगा। भाई 14 फिक्स है, 14 नहीं बदलेगा, ये तो फिक्स है। तो अब मान लो 7 है तो भी 7 होगा। इसको 6 कर दो तो क्या हो जाएगा? 8। इसको 5 कर दो तो क्या हो जाएगा? 9। तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा ना। तो पी के ए घटेगा तो पी के भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब उल्टा होना चाहिए। और पी के ए घटेगा तो एसिडिकेशन बढ़ेगी, मतलब पी के बी बढ़ेगा तब एसिडिकेशन बढ़ेगी। अच्छा, और आओ देखो, इधर देखो। आपने कहा कि ये, इसको ध्यान दो बेटा, इसको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड है और क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है। अच्छा, अब देखना कि जब ये एसिड टूटेगा तो क्या केवल H+ ही बनेगा कि कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा? भाई ये टूटेगा तो ये अकेला तो नहीं बनेगा ना, कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा। तो अगर आप कह सकते हो कॉन्जुगेट मतलब H+ बढ़ रहा है तो कॉन्जुगेट बेस भी बढ़ रहा है, मतलब कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन क्या है? बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ H+ आयन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप कह सकते हो कि कॉन्जुगेट बेस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो इसका मतलब यह है कि वो स्टेबल हो। इसका मतलब क्या है? स्टेबल हो। अगर स्टेबल नहीं हुआ तो मान लो बन तो गया, ये स्टेबल नहीं था, फिर पीछे लौट जाएगा। जैसे भी आपको आपकी संख्या कहीं पे बढ़ाना है, मान लो इस क्लास से दूसरे क्लास में भेजा गया, भैया जाओ वहां, आप चले भी गए, लेकिन वहां स्टेबल नहीं रहे तो आपकी संख्या बढ़ेगी। यहां से गए, वहां रुके, उसके बाद भाग गए, तो संख्या बढ़ेगी। बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आप वहां जाके रुक जाओ, स्टेबल हो जाओ। तो इसका कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगा? जब ये स्टेबल होगा। अगर स्टेबल नहीं हुआ तो पीछे लौट जाएगा, और पीछे जाएगा तो अकेला जाएगा या H+ को लेकर जाएगा? H+ को लेकर जाएगा ना। तो जब ये पीछे जाएगा तो H+ को लेकर जाएगा, मतलब H+ के कंसंट्रेशन को कम कर देगा। तो यहां पर एसिडिकेशन कम हो जाएगी। अच्छा, स्टेबल कब होगा बेटा? चार्ज कैसा है? माइनस। तो चार्ज माइनस है तो इस पर इफेक्ट क्या होना चाहिए? माइनस आई इफेक्ट। और क्या नहीं होना चाहिए? प्लस आई इफेक्ट। मतलब इसको माइनस आई इफेक्ट स्टेबल करेगा, लेकिन प्लस आई इफेक्ट स्टेबल नहीं करेगा। प्लस आई इफेक्ट स्टेबल नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि आई एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? लिख लो।
चला जाए आगे। रिमूव करना है इसको, चलो। एग्जाम्पल देखा जाए, ये फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्राइमरी, सेकेंडरी, और ये हो जाएगा टर्शियरी। इफेक्ट आपको कहां पर देखना है? COOH पे। तो अब प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है घट रहा है? प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, Ka डिक्रीजेज, pKa इंक्रीजेज, pKb डिक्रीजेज। यहां पर IE ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। टर्सरी कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। यहां पर ध्यान दो, कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। अरे थोड़ा उल्टा हो गया जी, उल्टा हो गया। ऐसे कर दिया जाए, CH3 है ना बेटा, इसको H कर दिया जाए। अब यहां पर प्लस आई, यहां पर नो इफेक्ट, यहां पर क्या माइनस आई। क्यों? दो COOH है ना, तो एक COOH के ऊपर दूसरा क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट डेवलप करेगा। कैसा इफेक्ट डेवलप करेगा? माइनस आई। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। अभी अभी आपने देखा इसमें एसिडिकेशन का क्रम क्या होगा? माइनस आई पावर। सो एसिडिकेशन डिक्रीजेज। यहां पर CF3, CH2, COOH, CCl3, CH2, COOH, CBr3, CH2, COOH, CI3, CH2, COOH। ठीक बेटा,
माइनस आई इफेक्ट बोलना बेटा डिक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। बोलो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, के ए इंक्रीजेज, पी के ए इंक्रीजेज, सॉरी पी के ए डिक्रीजेज। ठीक है, जिसको कोई डाउट होगा निसंकोच तुरंत बोलेगा। ठीक है बेटा, चले आगे। ये लिख लियो ना, रिमूव कर दें। इन बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ये ध्यान देना, आर सी डबल ओ एच, C6H5COOH प्लस आई यहाँ पर रिजोनेंस। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, एक्सेप्ट ये फार्मिक एसिड ज्यादा हो जाएगा किससे, C6H5COOH, और ये RCOOH से। रिमूव कर दे रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, यहां पर सेम वही चीज है, ध्यान देना, RO माइनस H प्लस कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर भी वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। ध्यान देना बेटा, तो यहां पर CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH3CHOH, ये CH है, इसको CH मानिएगा, CH3CH3OH प्लस आई पावर इंक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। यहां पर इन बिटवीन एल्कोहल एंड फिनाल, ये ध्यान दो, एल्कोहल ये फिनाल, ये प्लस आई रिजोनेंस। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टा कर दिए हैं, डिक्रीजेज
एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यहाँ पर ROH, HOH, C6H5OH, ये ध्यान दो, प्लस आई नो इफेक्ट रिजोनेंस, नोट करके। वाटर इज लेस एसिडिक देन मेथिल एल्कोहल। ध्यान दो, इधर देखो, एल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है, लेकिन मेथिल एल्कोहल से, एल्कोहल वाटर से, हाँ, एल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है, लेकिन मेथिल एल्कोहल जो है वाटर से ज्यादा एसिडिक है। डालेगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। चलें आगे। It can be explained as follow. On applying law of mass action. Directly proportional to OH minus, directly proportional to Kb, inversely proportional to PKb, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PK, जैसे अभी पढ़ा था आपने। यहां पर और क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगा, जब स्टेबल हो, स्टेबिलिटी कर दिया जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पर नोट करके एक और यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डोनर एटम।
हो गया, लिख लियो ना। चलो देखा जाए, इसको थोड़ा इधर और कर दे रहे हैं भैया, ठीक है। यहां पर देखना, ये यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये जैसे ये H है, ये H है, ये H है, ये NH है, ये प्लस है, वाटर को अप्रोच करना है। यहाँ पर NH प्लस है, ये R है, ये R है, ये R है, वाटर को अप्रोच करना है। अब बताओ वाटर यहाँ कहाँ अप्रोच कर पाएगा? नहीं। और यहाँ पर वाटर तो हर जगह से अप्रोच कर लेगा या नहीं कर लेगा? कर लेगा ना। तो अब बताओ हाइड्रेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, पहले में या लास्ट वाले में? पहले में। तो यहाँ पर तो हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहेंगे। तो बट ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस, hydration decreases, so stability decreases. Thus, on the basis of combined effect, on the basis of combined effect of plus I power and hydration, conjugate base of secondary amine is most stable. Hence, secondary amine is most basic. Secondary amine is most basic. Thus, order of basic strength
ध्यान देना, अगर ये ग्रुप एथिल है तो टर्सरी ज्यादा हो गया है, और मेथिल है तो टर्सरी कम हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। क्यों भैया ऐसा हुआ है? कारण है, टर्सरी ज्यादा हो जाने का कारण यह है कि कार्बन की संख्या बढ़ जाने पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो सुपीरियर हो गया है। देखो यहाँ पर 3 CH3 है, यहाँ पर 3 C2H5 है, तो वाटर को ये भी नहीं पहुंचने देगा, वाटर को ये भी नहीं पहुंचने देगा। पहुंचने में बाधा तो दोनों समान रूप से उत्पन्न करेंगे, लेकिन यहां पर कार्बन बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा तो एसिडिकेशन क्या हो जाएगी, बेसिकेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, आर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जहां नॉन एक्वस का मतलब जहां वाटर ना हो, लाइक बोलो बेटा, इन CH2, CCl4, बेंजीन, टॉलुइन, ETC, मतलब जहां वाटर नहीं है। तो अगर वाटर नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रेशन नहीं होगा, तो फिर केवल प्लस आई इफेक्ट होगा, तब टर्सरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर क्या हो जाएगा, अमोनिया। क्या हो जाएगा, अमोनिया। यहां पर ऑर्डर ऑफ बेसिकेशन क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या बढ़ रही ना, तो क्या लिखोगे, प्लस आई पावर इंक्रीजेज, सो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यहां पर प्लस आई पावर इंक्रीजेज। यहां पर क्या लिखोगे, माइनस आई पावर इंक्रीजेज।
so basic strength decreases. चला आगे भैया, रिमूव करें इसको। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम decreases, so basic strength decreases. यहाँ पर sp3 sp2 sp electronegativity of atom on which NH2 is present increases, so basic strength decreases. क्या चल रहा है जी तुम्हारा मोबाइल में? हाँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मोबाइल पे क्यों देख रहे हो? हाँ, देखो। एक बार हमने देखा, हमने लगा कुछ होगा जरूरी काम। हो गया, मिटाएं इसको। In between amine and aniline, ये प्लस आई है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लुईस बेस कहते हैं। ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या कहते हैं? लुईस बेस। अब इसको डोनेट करना, इसको इलेक्ट्रॉन मिल भी रहा, डोनेट करना अच्छा लगेगा। इसको डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है, तो डोनेट करना है तो करेगा, नो इफेक्ट। और ये रिजोनेंस है, पढ़ाएंगे इसके बाद भैया, पढ़ाएंगे इसको। तो रिजोनेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के मतलब डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डोनर एटम, hence decreases basic strength।
तो अगर एनिलीन में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे बेसिकली क्या जाती है, घट जाती है। ठीक है, आगे आपकी हेडिंग होगी रिएक्टिविटी। अब चौथी हेडिंग है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में टाइम है क्या? हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ाएंगे। यहां पर ध्यान देना बेटा, पहले हम एल्किल हैलाइड पे सीधे नहीं आ रहे हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ध्यान देना, यहां पर जब रिएक्शन होता है तो ये सबस्ट्रेट होता है और ये होता है रिएजेंट। रिएजेंट तो भी पढ़ाए नहीं है, ये प्रोडक्ट और ये बाई प्रोडक्ट। ध्यान देना बेटा, तो ये सबस्ट्रेट पर रिएजेंट अटैक करेगा, क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और ये डायरेक्टली अगर हुआ तो इसको कंसर्टेड रिएक्शन कहेंगे, कंसर्टेड रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। और ये एक रिएक्शन है, ये दूसरा है सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, रिएजेंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट पहले बदलेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट में, रिएक्शन इंटरमीडिएट किस में बदलेगा, अब इस पर रिएक्शन इंटरमीडिएट पर रिएजेंट अटैक करेगा, प्रोडक्ट। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। तो कंसर्टेड रिएक्शन, नॉन कंसर्टेड रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर बाई स्टेप रिएक्शन। तो ये हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे नॉन कंसर्टेड रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, नॉन कंसर्टेड रिएक्शन की। अब यहां पर ध्यान देता है, ये सबस्ट्रेट पहले बदलेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट पे रिएजेंट अटैक करेगा और ये दोनों मिलके फिर किस में बदलेंगे, प्रोडक्ट में। अच्छा, ऐसे लेबल नहीं मारी होती है कि ये प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। जिसको आप बनाना चाह रहे हो प्रोडक्ट है, और जो अनवांटेड मटेरियल है, नहीं बनाना चाह रहे हो लेकिन बन गया है, वो बाई प्रोडक्ट है। आप इसको बनाना चाह रहे हो, हम उसको बनाना चाह रहे हैं, आपके लिए प्रोडक्ट है, हमारे लिए प्रोडक्ट वो है। ठीक है, तो खैर प्रोडक्ट कब बनेगा, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पर रिएजेंट अटैक करेगा। और अटैक करे इसके लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे अनस्टेबल बोले, कि कौन अनस्टेबल बोला, अनस्टेबल। क्या होना चाहिए, अनस्टेबल। अनस्टेबल नहीं, स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसे समझो कि जैसे आप सपोज करो आपने किसी बच्चे को पीट दिया अपने ग्रुप में, और मार के भाग गए, मार के क्या हुआ, भाग गए, तो री रिएक्शन की संभावना है। बहुत सारी ऐसे भी होता ना, पीट दिया उसके बाद बैठे हो, तो जो पिट गया वो बेचारा क्या करता है, तो पिट ही गया है, तो अब खुद तो जीता नहीं, तो क्या करेगा, जाएगा 2-4 को बुला के लाएगा। तो आप बड़े डान हो, ठीक है हम देख लेंगे, बुला के लाओ। तो री रिएक्शन की संभावना कब होगी, जब आप वहां रुके रहो। री रिएक्शन संभावना क्या होगी, जब आप वहां रुके रहो। पीटे पीट के भाग गए तो री रिएक्शन की संभावना है।
तो री रिएक्शन की संभावना कब बढ़ेगी? जितनी देर तक आप वहां रुकोगे उतनी देर तक संभावना क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बात सुने ना? तो वही सेम चीज है कि ये जब तक जितना देर स्टेबल रहेगा उतनी देर री रिएक्शन की संभावना रहेगी। तो यहां पर क्या कहेंगे? यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ reaction intermediate and stability of reaction intermediate directly proportional to या inversely proportional to heat of formation। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो किसी भी सब्सटेंस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन उतना क्या होगा? कम होगा। तो अब यहां पर देखा जाए, यहां पर अब हम लोग एल्किल हैलाइड का एग्जांपल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एल्किल हैलाइड का। तो ये हो जाएगा RX R प्लस X माइनस, सॉरी यहां पर ये NU माइनस ये RNU, यहां पर क्या हो जाएगा? X माइनस। इसके मैकेनिज्म पे अभी डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस वैसे हल्का सा इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो ये स्टेप 1 होगा। यहां पर RX टूटेगा R प्लस X माइनस में, ये स्लो होगा और इस R प्लस पर NU माइनस अटैक करेगा, ये RNU हो जाएगा। ये R प्लस जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आप रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोल दोगे? जो एक रिएक्शन का रिएक्टेंट हो लेकिन दूसरे का क्या हो? प्रोडक्ट हो। दूसरे का क्या हो? प्रोडक्ट हो। ठीक है, उसको आप कहोगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट मेन रिएक्शन में नहीं दिखता। ये RX ये NU माइनस जोड़ोगे तो हो जाएगा RNU, यहां पर क्या हो जाएगा? X माइनस, ये हो जाएगा फास्ट। इसको कहेंगे SN1 रिएक्शन। क्या कहेंगे भैया? SN1 रिएक्शन कहेंगे। क्यों? चूंकि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। अगर कोई भी रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है तो आपको पढ़ाए थे कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है और स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वही ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल है इसलिए ऑर्डर 1 है। इसका फुल फॉर्म अगर पढ़ा जाए तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। इस पे डिटेल में चर्चा होगा, एक आध लेक्चर लगेगा। तो भी एकदम वैसे थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट के आधार बता दे रहे हैं, बाकी अभी SN1 रिएक्शन आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप आ जाएं। यहां पर ये हो जाएगा सबस्ट्रेट CH3 Cl कर देते हैं इसको। जरूर नहीं कि Cl हो, कुछ भी हो। ये Cl चूंकि आपको दिखा ज्यादा है, ज्यादा देखे हो, इसलिए Cl कर दे रहे हैं। बाकी वो जरूरी नहीं कि Cl ही हो। बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, Cl हटा दो, CH3 प्लस कार्बोकैटायन हो गया। अब बोलो, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, मतलब प्लस आई पावर इंक्रीजेज। सो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इंक्रीजेज। सो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इंक्रीजेज। ठीक है, ड्यू टू व्हिच rate for SN1 increases, rate for SN1 increases। ठीक है, i.e.
रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ आर एक्स फॉर एसएन क्या हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मेथिल हैलाइड, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखना, अभी SN1 लिख दिया है, SN2 में थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। ये SN1 SN2 आपको पढ़ाएंगे डिटेल में बाद में, ठीक है। इधर देखना, जैसे SN1 के लिए आपने देख लिया है, मान लो आपसे कोई पूछ ले SN2 के लिए क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा मेथिल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉर SN2। कारण क्या है, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, सभी लोग ध्यान से देखो। SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ध्यान दो, SN1 में क्या हुआ कि पहले न्यूक्लियोफाइल, ये X माइनस, जिस पर भी माइनस होगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहोगे, तो ये पहले न्यूक्लियोफाइल हट गया, बाद में न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या किया, अटैक किया, तो 2 स्टेप में काम हुआ। यहां पर एक स्टेप में होता है, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, तब ये X हटेगा, मतलब दोनों काम एक साथ होंगे। अब आप बताओ, खुद बताओ, ये X छोटा है और यहां पर ये X को हटना है। अब आप बताओ किस दशा में इस कार्बन पर अटैक आसान है, इस कार्बन पे, पहले वाले में या दूसरे वाले में? और अटैक पीछे से ही होना है, अटैक कहां से होना है, पीछे से, तो पहले वाले में अटैक आसान है ना, तो इसका मतलब यहां पर अटैक आसान है। और जैसे जैसे यहाँ पर इसको, इस कार्बन जहां अटैक होना है, जैसे जैसे इस पर ब्रांच बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अटैक होने की संभावना क्या होगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, तो रेट क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्डर है, ठीक है। तो पढ़ाएंगे आगे, अभी थोड़ा सा इसलिए हिंट दे दिए, मान लो अगर कोई आपसे पूछ ले कि SN2 का क्या होगा, तो ये उल्टा होगा। तो क्यों होगा, इसको बता सकते हो कि चूंकि यहां पर अटैक बैक साइड से, जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे रेट घटेगा। यहां पर ऐसा रेट क्यों है, चूंकि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, अगर आप लोग नाराज ना हो तो। इन व्हिच केस C bond energy of CCl bond is minimum? In which case bond energy of CCl bond is minimum? भैया किस केस में मिनिमम होगा? हाँ, आधे लोग ए बोल दो, आधे लोग डी बोल दो, निश्चित रूप से आधे लोगों को सही हो जाएगा। चलो खड़े हो पीछे, अरे तुम्हारे बगल, तुम ही खड़े हो जाओ, अच्छा तुम ही खड़े हो, हाँ ए, तुम डी बोल दो। ए, तुम्हारी बात नहीं मानोगे, तुम बोलो पीछे, ए तुम भैया, अरे कोई तुम्हारा बात मान ले, ए तुम बेटा, ए तुम, चलो तुम्हारी बात मान ली, बात सही हो गई। नहीं मानोगे तो ऐसे गलत होगा ना, कह रहे हैं डी बोल दो, नहीं बोल रहे हो, आंसर बता रहे हैं तब भी नहीं मान रहे हो। बैठ जाओ सभी, यहां से देखो आंसर, यहां से देखो, इधर आओ,
सभी लोग। मेथिल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? किसका इंटरमीडिएट? कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, इसका मतलब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम होगा। यही तो भी लिखाए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये सबसे आसानी से बनेगा। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा ना इसको। इसका मतलब सबसे आसानी से टूटेगा। तो आसानी से कब टूटेगा? जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो या कम हो? कम हो। तो वही चीज सीधे न पूछ के घुमा के आपसे पूछा गया। ये नहीं कहा गया कि व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल या व्हिच हैज मिनिमम हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये नहीं कहा गया आपसे। आपसे ये नहीं कहा गया कि व्हिच वन हैज मिनिमम हीट ऑफ फॉर्मेशन, आपसे कहा गया कि मिनिमम बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कम होगा, आसानी से टूट जाएगा। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो और हमारा काम मान लिया करो। चलो which has minimum heat of formation। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब की बार भैया क्या हो जाएगा? डी। क्यों? चूंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। चलो रिमूव करें, रिमूव कर दे रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, यहां पर थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, बस लिखाएं कि नहीं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, यहां पर ध्यान बेटा, ये एल्कोहल है। यहां पर ड्यू टू OH माइनस ड्यू टू H प्लस, ये SN रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर ये जैसे एल्कोहल है और OH माइनस हटा, OH माइनस अगर हटा तो ये क्या बना? R प्लस बना ना, कार्बोकैटायन बना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री ना। तो इसका मतलब 3 डिग्री अगर सबसे स्टेबल है तो सबसे ज्यादा रेट होगा। तो क्या हो जाएगा? वही जो पीछे पढ़े हो सब कुछ वही है, बस Cl की जगह पर OH मान लो। ठीक है, जहां पर Cl लिखे थे उसी को OH मान लो, बस एल्कोहल हो गया। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मेथिल एल्कोहल फॉर SN रिएक्शन। ये ड्यू टू OH माइनस, ड्यू टू H प्लस में भैया क्या क्या हो जाएगा? ये ध्यान देना बेटा, RO। अब ये ध्यान दो, RO माइनस H प्लस, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। अब बताना, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी प्लस I इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो ब्रांच कम होना चाहिए ज्यादा, R में कम, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? मेथिल का। तो पूरा कहानी तो नहीं लिखना है ना? हाँ लिखना होगा तो बता देना, नहीं तो आप कहोगे बस सर वैसे चल दिए। ठीक बेटा? तो ध्यान देना, जब
जब आपसे अल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो कहा जाएगा रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस, और कुछ नहीं कहा जाएगा। एंड रेट ऑफ रिएक्शन ये बोल दिया जाएगा, सीधे बोल दिया जाएगा। तो आप समझ जाइएगा क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी R होती है। और यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट RO माइनस होगा, और इसमें जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी प्लस I इफेक्ट बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। चलो एक क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाए। In which case bond energy of OH bond is minimum बोलो बेटा। हाँ, सभी लोग ए पे सहमत हैं। बॉन्ड एनर्जी, अब ध्यान दो, OH बॉन्ड का मतलब ये H निकले, OH बॉन्ड का मतलब ये क्या हो, H सबसे आसानी से कहां से निकलेगा ये, तो इसका मतलब जिसका इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होगा वहां सबसे आसानी से निकलेगा, मतलब वहां पर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो किसकी, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपका और एक्सप्लेन हो गया कि अगर OH बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब H आसानी से निकल गया, और H आसानी से निकल गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई, मतलब H प्लस निकल गया ना, तो इसका मतलब इसने H प्लस आसानी से दे दिया, और जो H प्लस आसानी से दे दे इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अभी ज्यादा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया गया। अब थोड़ा सा 5 मिनट में 10 मिनट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया जाए, तो आज एक इफेक्ट और खत्म हो जाएगा गिनाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेगा, उतना टाइम है अपने पास, 15 मिनट टाइम है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखना बेटा, ये ध्यान देना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहां पर कोई रिएजेंट अटैक करेगा, तो ध्यान देना ये होगा क्या कि जो पाई बॉन्ड है किसी भी एक एटम की तरफ चला जाएगा, तो जिधर जाएगा उस पर प्लस माइनस चार्ज, और जिधर से जाएगा उधर प्लस चार्ज, तो यहां प्लस, ये प्लस लिख लेना है ना, ये माइनस है। अब ध्यान देना एक और चीज देखना बेटा, ये E प्लस इस पर अटैक करेगा, तो ध्यान दो अगर एक एटम पर प्लस चार्ज है, देख लीजिएगा, एक एटम पर प्लस चार्ज है दूसरे पर माइनस चार्ज है, दोनों अटैक कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जो चार्ज था वो दोनों का हट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, i.e. तो हुआ क्या है, कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, in presence of attacking reagent, कैरेक्टरिस्टिक में डायग्राम बना लीजिएगा, एप्लीकेबल only on pi bond, temporary effect
pi electron is completely polarized. Pi electron is completely polarized. pi electron is completely polarized. और एक और चीज आपको बता दें, डेवलप only in presence of attacking agent. Develop only in presence of attacking agent. हो गया बेटा, लिख लीजिएगा टू टाइप. टू टाइप. पहला प्लस ई, पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन occur towards atom on which agent attacks. ध्यान दो, अगर पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन उस तरफ होता है जिधर एजेंट अटैक होता है. अच्छा, यहाँ टेम्पोररी इफेक्ट बोले ना, देखो यहाँ पर जब कोई रिएजेंट नहीं था, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, रिएजेंट आया, यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज. रिएजेंट को हटा दो, हटा दो, तो अगर इसको आप हटाते हो भैया, तो जिस रूप में आया था उसी रूप में जाएगा. आया था किस रूप में, प्लस, तो इसका मतलब ये बांड टूटेगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर. और नजदीकी एटम पर कभी भी अपोजिट चार्ज नहीं होते, अगर हैं तो बांड बना लेंगे. तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस फिर बांड बना लेंगे, फिर ये आ जाएगा. तो ये इफेक्ट तब तक है जब तक एटम रेजेंट है, रेजेंट आए, इफेक्ट गायब. अच्छा ध्यान दो बेटा, डायग्राम फिर से रिपीट मारिएगा, ठीक है. एटम एक है, एटम दो है, दो की तरफ इलेक्ट्रॉन गया है और दो पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है. तो जिधर इलेक्ट्रॉन गया उसी पर अटैक हुआ है, इसको क्या कहेंगे, प्लस ई. लिख लो, फिर से बना लो. चलो भैया, रिमूव कर रहे हैं, डायग्राम में रिपीट मान लीजिएगा. दूसरा माइनस ई इफेक्ट, पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन occur away from atom on which reagent attacks. ध्यान देना बेटा,
ACEO है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों में कार्बन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कार्बन की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पर करेगा, कार्बन पर या ऑक्सीजन पर, कार्बन पे। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किस पे, कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन की तरफ। आपसे देखो इधर ध्यान सुनो, इधर कई बार ऐसे डायग्राम बना देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा इफेक्ट कार्य कर रहा है, प्लस आई माइनस आई, प्लस ई माइनस ई। क्या बताएंगे, माइनस ई। बहुत समस्या नहीं है, पाई बॉन्ड है और अटैकिंग स्पेसीज पर चार्ज क्या है, जैसा चार्ज वैसा इफेक्ट। ठीक है, पिछला देखे वो प्लस चार्ज था। ठीक है, चलें आगे। आगे बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन। एडिशन रिएक्शन, ऑफ एल्कीन एल्काइन एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्किल साइनाइड is explained. Is explained. क्वेश्चन जो भी होगा, इन प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, आपसे भी चालाक है पेपर बनाने वाला। द इफेक्ट फाउंड इज, प्लस ई माइनस ई प्लस आई माइनस आई। पहले तो एल्कीन है, क्या है, ईन मतलब पाई बॉन्ड है, तो फिर आई तो होगा नहीं, होगा क्या, ई। प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटॉन का मतलब क्या, कैसा चार्ज, प्लस या माइनस, तो प्लस। ये ध्यान दो, ये प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H प्लस का जुड़ना, ये ध्यान देना। तो सीधे लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, है ना। तो कौन सा इफेक्ट आया, प्लस। अगला क्वेश्चन, in given reaction, question 2, the effect found is, तभी अभी आपने बनाया था वही फिर से रिपीट मार दे रहे हैं। ये न्यू है बेटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे समझ में आ गया ना। तो चलो आज यही टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी लगभग आधे घंटे में हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग मीसोमेरिक पे। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे खत्म हुआ तैसे चैप्टर पे आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो आपको लगेगा कि सब पढ़ा दिया गया है। तब आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए रहेंगे पहले, खुद ही मजा आने लगेगा।
ठीक है, अभी तो आप हर चीज नया देख रहे हो, नया मतलब हमारे हिसाब से नया, ठीक है, ठीक बेटा।